वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, यानी जो स्केलेटन मसल्स है उसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। स्केलेटन मसल्स को हिंदी में कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। कंकालीय जो पेशियां होती है वो स्केलेटन से यानी बोन से जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इनको स्केलेटन मसल्स नाम दिया गया है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, सार्कोमियर क्या है और मसल्स प्रोटीन क्या है, यानी मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ बेसिक जानकारी वापस मस्कुलर टिश्यू की भी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू, यानी मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम डेफिनेशन इसकी जानते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक ऑर्गन का जो निर्माण कर रहा है या जो चीज़ बन रही है उसको हम उत्तक कह रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की, तो यानी मसल्स की सेल क्या बना रही है, मस्कुलर टिश्यू बना रही है। मायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मायोलॉजी। मायो मीन्स मसल्स और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, यानी उसकी स्टडी। मसल्स की स्टडी मायोलॉजी कहलाता है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स ये मायोलॉजी कहलाता है। मसल्स के जो टाइप्स होते हैं, द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वो 3 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम पूर्व वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम जानते हैं। स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ये 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। हमारे शरीर में मसल्स मेकअप 40 to 50% ऑफ टोटल एडल्ट बॉडी वेट। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% भाग मस्कुलर टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि आप डायग्राम में जब देखेंगे तो हार्ट वाले भाग में कार्डिक मसल्स पाई जा रही है, वो अपना योगदान देती है। स्केलेटन मसल्स जो हमारे जितनी भी हड्डियां हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई मसल्स हैं उनको हम स्केलेटन मसल्स कह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन हैं वहाँ पर स्मूथ मसल्स पाई जा रही है। यानी हमारे शरीर को हम फील करें तो हमारे शरीर में अधिकांश भाग मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो मांसपेशियाँ हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मांसपेशियों यानी मसल्स को के कार्यों को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया प्राइमरी फंक्शंस, यानी जो मुख्य कार्य हो गया, मेन जो इसका कार्य होता है मसल्स का, वो क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होता है मसल्स का। मींस हमारे में कोई यांत्रिक गतिविधि हमें करनी होती है तो उसके लिए मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है और यह प्रक्रिया एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया होती है, यानी इसमें एटीपी खर्च होती है, उसके बाद में यह यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस कन्वर्ट होने से ये फोर्स जनरेट करती है जिससे हम कार्य कर सकते हैं, परफॉर्म वर्क एंड प्रोड्यूस मूवमेंट, और इसके हम मूवमेंट करते हैं। ये इसका पहला प्राइमरी फंक्शन होता है। लेकिन मसल्स के इसके अलावा भी कार्य होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्राइमरी में हम यही बात करते हैं क्योंकि इसके जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। इसके अलावा जैसे कि मूविंग सब्सटेंसेस, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिगमन करवाना, प्रोड्यूसिंग हीट, थर्मोजेनेसिस का कार्य करता है, यानी हीट जनरेट करने का काम कर रहा है। स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, हमारे शरीर की एक पूरी यथास्थिति में बनाए रखने का काम भी मसल्स ही होती है। क्योंकि जब आप अगर फील करेंगे तो बुढ़ापे में भी हमारी स्किन के नीचे अगर मसल्स का टोन बराबर रहता है तो स्किन अच्छी रहती है, लेकिन अगर उनमें उनकी ग्रोथ कम हो जाती है तो हम स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है क्योंकि मसल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। रेगुलेट बॉडी ऑर्गन वॉल्यूम, जो हमारे शरीर में जो ऑर्गन पाए जा रहे हैं उनके वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए भी मसल्स अपना योगदान देती है। जनरेट हीट बनाने में। प्रोपेल फ्लूइड, इसके अलावा भोजन को और फूड को, भोजन यानी जो हम खाते हैं उसको, और जो फ्लूइड होता है यानी जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉडी में ट्रांसफ़र करने का भी काम यही करता है, यानी इनको मूवमेंट करवाने में मदद करता है। ये थे स्केलेटन मसल्स की जो मस्कुलर टिश्यू है उसके बारे में बातें।
अब हम समझते हैं इसकी संरचना, जिसमें हम स्केलेटन मसल्स ले रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, ईच स्केलेटन मसल्स इज़ ए सेपरेट ऑर्गन। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें जिसमें हम स्केलेटन सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें प्रत्येक मसल्स एक सेपरेट अंग की तरह काम करता है, यानी ऑर्गन की तरह काम करता है। और स्केलेटन मसल्स जो है वो वास्तव में कंपोज ऑफ 100 to 1000 ऑफ सेल्स, वो लगभग 100 से 1000 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। विच आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं मसल्स फाइबर, या हम यूं भी कह सकते हैं कि मसल सेल्स। यानी जैसे हम कोशिका की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है, ऐसे मसल्स की भी कोशिका होती है। मसल्स की कोशिकाओं को सिर्फ हमने मसल सेल कहा, या इसको हम ये भी कह देते हैं कि मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का मतलब मसल सेल ही होता है। यानी मसल्स फाइबर जब 100 से 1000 तक आपस में जब जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, या हम यूं कहें कि वो स्केलेटन मसल्स ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब इनको जो ये नाम दिया गया है, ये फाइबर क्यों दिया गया है? वास्तव में तो यहाँ फाइबर नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर इलोंगेटेड शेप, इनका आकार इलोंगेटेड होता है, इस तरह का आकार होता है इनका, तो इसको हमने इलोंगेटेड शेप के आधार पर इसको मसल्स फाइबर हमने कहा है। स्केलेटन मसल्स आल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन मसल्स में अगर हम देखें इसको, तो इसमें सिर्फ मसल्स फाइबर यानी मसल सेल ही नहीं है, इसके अलावा दूसरे टिश्यू भी पाए जा रहे हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, वूल मसल्स खुद शामिल है, ब्लड वेसल्स भी आएगी और नर्व सिस्टम भी आएंगे, यानी ब्लड की सप्लाई भी होगी और न्यूरॉन्स की सप्लाई भी मसल्स को चाहिए होती है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी जो संयोजी ऊतक कंपोनेंट में इसमें क्या क्या पाए जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर मसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि यह मसल्स के चारों तरफ यानी मसल्स फाइबर के चारों तरफ ये पाया जाता है। अब सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं पाया जाता है। इसमें भी कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी मसल्स के बाहर भी कुछ पाए जा रहे हैं। मसल्स की लेयरिंग कवर करने के लिए कुछ और भी पार्ट पाए जा रहे हैं, जिसमें से है सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। डर्मिस आप जानते हैं स्किन के दो भाग होते हैं, त्वचा के दो भाग होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा जो भाग होता है उसको हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ हमारे स्किन में डर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ वाले भाग को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, या हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कह देते हैं। ये क्या करती है? सेपरेट मसल्स फ्रॉम स्किन। ये जो स्तर होता है ये मसल्स को और स्किन को आपस में सेपरेट करने का काम करता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनको जोड़ने का काम करता है। मेड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस जो रीजन होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ इसमें एडिपोज टिश्यू भी पाए जाते हैं, यानी इसमें जैसे लिपिड डिपोजिशन भी यहाँ पर पाया जाता है, वसा का यहाँ पर जमाव भी पाया जाता है। इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जा रही है, ये तो प्रोटेक्टिव बाहर की तरफ पाई जा रही है। इसके बाद में है फेसिया, जिसको हम बैंडेज भी कह देते हैं, यानी एक लेयर के रूप में ये प्रोटेक्ट करेगी। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन स्केलेटन मसल्स। ये मजबूती प्रदान करती है और स्केलेटन मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। और ये फेसिया जो बना होता है ये डेंस शीट ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ हमें ये डायग्राम में हमें एक बोन दिखाई दे रही है, ये बोन है। इस बोन के साथ में जुड़ी हुई जो ये स्ट्रक्चर है ये है मसल्स है। अब ये जो मसल्स है इसकी संरचना को हम जानने वाले हैं। इसमें आपको बोन दिखाई दे रही है, बोन से जुड़ा हुआ एक भाग जिसको हम टेंडन कह रहे हैं, समझेंगे इनको ये क्या होती है। इसके अलावा हमें एक भाग एपीमाइसियम दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एंडोमाइसियम और
इस तरह से फेसिकल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मसल्स फाइबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स और पेरीमाइशियम। अभी अब सभी इनको जानते हैं, इन सभी के बारे में हम समझते हैं। यानी ये एक्चुअली मसल्स जो हमने पार्ट देख रहे थे, ये एक्चुअली स्केलेटन मसल्स के ही भाग होंगे। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू को तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसके वास्तव में इसके मसल्स के ऊपर कौन सी लेयर पाई जा रही है उसके बारे में समझते हैं। 3 layers of connective tissue extend from fascia to protect and strengthen skeletal muscles। हमने जाना सबसे बाहर की तरफ स्किन है, स्किन हो गई। स्किन को हमने बांटा एपिडर्मिस में, और दूसरा जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस के नीचे और दूसरी सेकंड लेयर पाई जा रही है उसको हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस। इसके बाद में एक और रीजन आ जाता है जिसको हम फेसिया कह रहे हैं, और फेसिया के बाद में जो लेयर पाई जा रही है वो हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। इसमें 3 लेयर्स हैं, इनकी 3 लेयर हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं जो कि मसल्स को प्रोटेक्ट करती है और इसको मजबूती भी प्रदान करती है। ये 3 जो लेयर होती है, 3 जो लेयर होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें पहली लेयर है एपीमाइसियम, सेकंड है पेरीमाइसियम एंड थर्ड है एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम सबसे बाहर की तरफ, पेरीमाइसियम बीच में पाई जाती है और एंडोमाइसियम सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है। समझते हैं किस तरह से पाई जा रही है। ये हमें बोन दिखाई दे रही है, बोन से जुड़ा हुआ संरचना टेंडन दिखाई दे रहा है। इस टेंडन से आप देख रहे होंगे ये जो बाहर की तरफ जो जितना भी कवरिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है सबसे आउटर मोस्ट रीजन एपीमाइसियम कहलाता है। इसके बाद में जो इसको आप अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो एक और कवरिंग आपको इस तरह से ये कवरिंग दिखाई देगी। ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं, इसको हमने नाम दिया है पेरीमाइसियम। इसकी डेफिनेशन भी हम जानेंगे, और इसके बाद में जो अंदर की तरफ जो ये कुछ पदार्थ हैं इसको भी हम जानेंगे क्या है। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम कहते हैं। यानी ये 3 कनेक्टिव टिश्यू हो गए। फर्स्ट हो गया एपीमाइसियम, सेकंड हो गया पेरीमाइसियम एंड थर्ड हो गया एंडोमाइसियम। समझते हैं इसके थ्रू। ये हमें यहाँ एनिमेशन में कुछ दिखाई दे रहा है। एनिमेशन में सबसे पहले ये मसल्स फाइबर, इसको हमने काट के देखा, इसमें मसल्स बंडल दिखाई देते हैं। ये मसल्स की एक पर्टिकुलर एक फाइनल जो शेप है वो है। इस तरह से हम इसको पहले मसल्स हमने देखा, फिर इसके अंदर क्या है वो देखा, फिर इनके अंदर क्या है फिर हमने उसको देखा, और फिर उसके अंदर क्या होता है। समझते हैं हम इस प्रक्रिया को कि इसमें वास्तव में और क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला रीजन हो गया एपीमाइसियम। सबसे पहला रीजन है एपीमाइसियम। ये सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। डायग्राम से हम पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में इनको यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हमें आपको बोन दिखाई दे रही है, ये बोन है। बोन्स का जो भाग होता है, बोन का जो भाग होता है जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, इस बोन के भाग से जुड़ी हुई मसल्स को और बोन को जोड़ने का जो काम करता है, उस पार्ट को, उस भाग को, उस टिश्यू को हम टेंडन कहते हैं। यानी टेंडन बोन को बोन टू मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में जब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जा रही है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जा रही है। एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक आवरण होता है, एक लेयर पाई जा रही है जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम, जिसको हम कह रहे हैं। यानी एपीमाइसियम सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है उसको एपीमाइसियम हमने कहा है। यानी आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है। एनसर्कलिंग द एंटायर मसल, जो मसल्स है, पूरी जो मसल्स है उसके चारों तरफ। हमने सिर्फ यहाँ पर बताया कि सिर्फ एक मसल्स की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने सभी मसल्स को इंक्लूड कर दिया है, सिर्फ एक ही मसल्स की बात हो रही है। और इस मसल्स के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। इसके बाद में जब इसको देखेंगे
दूसरा जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम आप ध्यान से देखेंगे तो एपीमाइसियम को, जो एपीमाइसियम जिसके चारों तरफ घुमा हुआ है उसको हम पेरीमाइसियम कह रहे हैं। यानी पेरीमाइसियम सराउंड्स ग्रुप ऑफ 10 to 100 और मोर मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर यानी जिसको हम मसल सेल कह रहे हैं, यानी लगभग 10 से 100 या उससे भी ज़्यादा जब मसल्स की जो सेल हैं, मसल्स जो फाइबर हैं, वो चारों तरफ से जिस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी हुई रहती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। यानी बहुत सारी, जिसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मसल्स सेल हैं, ये मसल्स सेल हैं और इनके चारों तरफ जो कवरिंग है उसको हमने नाम दिया है, इस कवरिंग को हमने नाम दिया है पेरीमाइसियम। सेपरेटिंग देम इनटू बंडल्स, और ये एक्चुअली बंडल्स बना रही है, ये अलग अलग बंडल्स, एक पेरीमाइसियम हो गई, ये दूसरी पेरीमाइसियम का कनेक्टिव टिश्यू है, इसके चारों तरफ फिर इसने बनाया। ये क्या कहलाते हैं? ये आपस में फेसिकल्स कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं फेसिकल्स कहते हैं। इनके नंबर ज़्यादा होते हैं। अंदर की तरफ मसल्स की सेल्स पाई जा रही हैं जिसको हम मसल्स फाइबर कह रहे हैं, और इनके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। नेक्स्ट जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। अब एंडोमाइसियम क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। ए थिन शीथ, ये एक पतली झिल्ली होती है, ये कवरिंग होती है, पेनिट्रेटिंग द इंटीरियर ऑफ ईच फेसिकल्स एंड सेपरेटिंग इंडिविजुअल मसल्स फाइबर फ्रॉम ईच अदर। अब ये क्या कर रही है, जो प्रत्येक जो मसल्स फाइबर की जो सेल, ये जो मसल्स फाइबर है यानी मसल्स की जो कोशिका है, इनके चारों तरफ ये पाई जा रही है। यानी इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये पार्ट हो गया, देखो हमारा सबसे आउटर कवरिंग हो गई। इसके बाद में हम सेकेंड रीजन में चले गए, पेरीमाइसियम है ना, ये रीजन जो बाहर की तरफ जो है ये सब पेरीमाइसियम कहलाता है। अब पेरीमाइसियम को हम इस डायग्राम में समझते हैं। हमने क्या किया, एक जो फेसिकल्स हैं उसको, सिर्फ एक फेसिकल्स को हमने लिया है। अब इस फेसिकल के चारों तरफ जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, इस कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम कहते हैं। यानी मसल्स जो कोशिका है उसके बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको हमने नाम दिया है एंडोमाइसियम कहते हैं। एंडोमाइसियम जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का से मिलकर बना हुआ होता है। एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम जो होता है वो डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये जो तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, तीनों कौन कौन से, एपीमाइसियम की जो लेयर है वो, पेरीमाइसियम की जो लेयर है यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है, और एंडोमाइसियम, यानी तीनों के कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स टू फॉर्म ए टेंडन। वो क्या बना रहे हैं, ये जो टेंडन बन रहा है जो कि बोन से जुड़ने का काम हो रहा है, ये वास्तव में इन तीनों कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर हैं उनके मिलने से, आपस में मिलने से फिर इसका निर्माण हो रहा है। यानी ये जाकर मिल जाते हैं और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बनाकर एक टेंडन का निर्माण कर देते हैं। इस डायग्राम को फिर से वापस हम एक बार इसको समझते हैं। सबसे बाहर की तरफ हो गया एपीमाइसियम, फिर उसके अंदर की तरफ हो गया पेरीमाइसियम, और उसके बाद में अंदर ही अंदर की तरफ पाया जाता है एंडोमाइसियम। हमने क्या किया, ये बोन दिखाई दे रही है, बोन के पेरियोस्टियम रीजन से टेंडन जुड़ा हुआ है। टेंडन इस जो मसल्स है, पूरी मसल्स का जो ऑर्गन जिसको हम कह रहे हैं, उसको हमने एक सेक्शन काटा, यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन काट कर हम इसको देख रहे हैं कि वास्तव में मसल्स किस प्रकार के हमें दिखाई देती है। तो इसमें लेयर जो पाई जा रही है सबसे बाहर की तरफ एपीमाइसियम, उसके बाद में पेरीमाइसियम है। अब जो पेरीमाइसियम है वो एक दूसरे जो मसल सेल है उनको अलग करने का काम कर रही है। ये देखो अलग अलग, ये बहुत सारे जो मसल्स फाइबर हैं ये फेसिकल्स बना रहे हैं धीरे धीरे आपस में मिलकर। अब हमने इस एक को हमने लिया है
और इस एक को लेकर हमने इसको समझ रहे हैं कि वास्तव में क्या है इसमें। तो इस एक में हम इनको काउंट करें तो ये इसके चारों तरफ ये पाए जा रहे हैं, ये क्या है, ये कहलाती है एंडोमाइसियम। इसके अलावा जैसे आप डायग्राम में पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सोमेटिक न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाएगी, क्योंकि स्केलेटन मसल्स है तो मसल्स वास्तव में सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो मसल्स में जो सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप जानते हैं जो स्केलेटन मसल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये मसल्स फाइबर का जो ये फाइबर है सिंगल। अब ये हो गई हमारी मसल सेल। मसल सेल को जब और आगे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्टीरिएशन दिखाई देगा, इसमें रेखित आपको दिखाई देती है। स्केलेटन मसल्स को हम रेखित मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना में आपको लाइनें दिखाई देती हैं। तो इसको भी हम समझते हैं कि ये किस प्रकार की स्ट्रेशन दिखाई देती है, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम उसको आगे और डिटेल जाने तो हम पहले मसल्स सेल के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में जो मसल्स फाइबर हैं या जो सेल है वो क्या है। मसल्स फाइबर और जो सेल है उसका जो डायामीटर होता है, यानी जो इसका व्यास होता है, लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर का उसका डायामीटर होता है, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा होती है। लेंथ ऑफ स्केलेटन मसल्स फाइबर की जो लेंथ होती है लगभग 10 सेंटीमीटर एवरेज होता है, या इससे ज़्यादा हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। एवरेज 10 सेंटीमीटर होती है। ईच स्केलेटन मसल्स फाइबर अराइज फ्रॉम द मायोब्लास्ट सेल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मायोब्लास्ट जो सेल होती है उससे मसल्स का ओरिजिन होता है, मसल्स की जो कोशिकाएं हैं उससे ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन ए फ्यू मायोब्लास्ट डू परसिस्ट इन मैच्योर स्केलेटन मसल्स एज सैटेलाइट सेल्स। लेकिन क्या होता है कि कुछ मायोब्लास्ट सेल ये मैच्योर स्केलेटन मसल्स में पाए जाते हैं, यानी वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। यानी यूँ हुआ कि जो मायोब्लास्ट जो सेल हैं जो कि मसल्स बना रही है, इनसे मसल्स तो बनती है, लेकिन कुछ मसल्स यानी कुछ जो सेल हैं, मायोब्लास्ट जो सेल हैं, वो आगे मसल्स नहीं बनाती हैं, वो परसिस्ट रहती है, यानी वो कंजर्व रहती है, वो सुरक्षित रहती है, और फ्यूचर में अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो मसल्स का निर्माण करती है। तो एडल्ट में ऐसी सेल्स को हम सैटेलाइट सेल्स कह रहे हैं। द मल्टीपल न्यूक्लियाई ऑफ स्केलेटन मसल्स फाइबर आर लोकेटेड जस्ट बीनेथ ऑफ द सार्कोलीमा। अब सार्कोलीमा क्या है? सार्कोलीमा एक सेल के बाहर के आवरण को हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन मसल्स में हम इसको सार्कोलीमा कहते हैं। और इस सार्कोलीमा के जस्ट आसपास की तरफ मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। सार्कोलीमा, जिसको सार्क का मतलब हो गया फ्लैश और लीमा का मतलब हो गया सीट, इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल सेल। एक मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। थाउजेंड्स ऑफ टीनी इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलीमा इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, या जिनको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसकी जो मसल्स फाइबर की जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ धंसकर इन्वेजिनेशन बना रही है, यानी इन्वेजिनेशन करके ऐसे टी के शेप की ट्यूब्यूल्स बना रही है, इसलिए इनको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस डायग्राम में हमें जो मसल्स फाइबर यानी मसल्स जो सेल है, ये मसल सेल है जिसको हम मसल फाइबर कह रहे हैं। इस मसल्स फाइबर में क्या दिखाई देता है उसको हम समझेंगे। इसमें हम इसको देखें, इस सेल को, तो हमें स्टीरिएशन इसमें दिखाई देता है, यानी इस सेल में हमें डार्क और लाइट बैंड, गहरे और हल्के बैंड हमें दिखाई देते हैं। इसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं सार्कोलीमा, और इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है। इस सेल के अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है, हर सेल के बाहर अंदर की तरफ कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोप्लाज्म कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर मसल सेल में जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मसल्स में इसमें सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। इसमें जो वास्तव में स्टीरिएशन जो दिखाई देता है वो मायोफाइब्रिल में दिखाई देता है, और वास्तव में मायोफाइब्रिल क्या होते हैं इसको हम समझेंगे।
और इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल क्या होते हैं उसको भी हम समझते हैं। इस डायग्राम में हमें सैटेलाइट सेल्स जिसमें क्या होती है उसकी तरफ समझ लेते हैं। ये मायोब्लास्ट सेल हैं और मायोब्लास्ट सेल से मसल्स का ओरिजिनेट हो रहा है। क्या होता है, इनमें फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है स्केलेटन मसल्स में। लेकिन इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ सेल्स तो आ चुकी है पास पास में, वो आपस में मिक्स हो चुकी है, लेकिन एक सेल जो ऐसी है वो ऐसे की ऐसे बनी रहती है, यानी वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है और ये बाद में फ्यूचर में मसल्स का निर्माण करती है। ये यहाँ पर आप इसको भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम में सैटेलाइट सेल दिखाई दे रही है। अगर मसल्स में डैमेज होता है तो इसका निर्माण कर लिया जाता है। इसमें आपको मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, एंडोमाइसियम आपको दिखाई दे रही है, मायोफाइब्रिल जो इसके अंदर छोटे छोटे ये है मायोफाइब्रिल, जिसको हम जानेंगे वास्तव में मायोफाइब्रिल जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे इनको भी समझेंगे। ये मसल्स फाइबर है और ये सार्कोलीमा और ये सार्कोप्लाज्म है, यानी ये एक मसल सेल होगी। जैसे यहाँ पर ये मसल सेल है। अब इस मसल सेल में वास्तव में हमें देखें तो इस तरह की हमें संरचना दिखाई देती है। ये मसल सेल हो गई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको ये दिखाई दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे क्योंकि इनको मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, मींस इन्वेजिनेशन हो जाता है। इसके अलावा इसके जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है मसल सेल में, उसको हम कहते हैं एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सामान्य कोशिका के ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका के समान समझते हैं। इसमें हमें मायोफाइब्रिल जो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है इसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, और इसकी कवरिंग जो है, इसकी जो कवरिंग है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, अंदर जो पदार्थ भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब मायोफाइब्रिल वास्तव में इस तरह का दिखाई देता है, यानी इसमें थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। समझते हैं मसल सेल में हम ईआर को एसआर कह रहे हैं, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर कह रहे हैं। ये फ्लूइड फिल्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सेक, इसमें मतलब कुछ पदार्थ भरी हुई संरचना, मेम्ब्रेनस की संरचनाएं पाई जाती हैं। आप ए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड टू टर्मिनल सिस्टर्नी फॉर्म ए ट्राइड, दो टर्मिनल सिस्टर्नी के द्वारा और एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के द्वारा एक ट्राइड का निर्माण किया जाता है। एसआर स्टोर कैल्शियम आयन, जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है अंतःप्रद्रवी जो जालिका है मसल्स की, उसमें कैल्शियम स्टोरेज रहते हैं जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे। सार्कोप्लाज्म क्या है, जो कि सेल का साइटोप्लाज्म है, उसी को हम साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल्स, मसल सेल के मसल्स फाइबर के हम साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है ग्लाइकोजन पाया जाएगा, जो कि ग्लूकोज की छोटी छोटी स्ट्रक्चर से, यानी ग्लूकोज के आपस में मिलने से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, जो कि स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम में आएगा। ग्लाइकोजन कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में सिंथेसिस में भी मदद करेगा ग्लाइकोजन। सार्कोप्लाज्म कंटेन रेड कलर्ड प्रोटीन दैट कॉल्ड मायोग्लोबिन, सार्कोप्लाज्म में एक रेड कलर्ड प्रोटीन पाई जाती है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, मायोग्लोबिन, जैसे कि हमने रेड सेल में पढ़ा था कि वहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऐसे ही मसल सेल में मायोग्लोबिन पाया जाता है। सार्कोसोम, इन मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सार्कोसोम, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सार्कोप्लाज्म में कुछ और भी पाए जाते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन तो पाया जा रहा था, लिपिड पाए जा रहे हैं, ग्लाइकोजन पाए जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक आयंस और एटीपीएस एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये मसल्स को आप अंदर की तरफ से जब देखेंगे, मसल सेल को यानी मसल्स फाइबर को जब आप देखेंगे तो इसमें इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ सार्कोलीमा, अंदर की तरफ जो लिक्विड है उसको हम सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, ये आपको समझ में आ ही गया।
इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, जिसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं। फ्लूइड के भरी हुई संरचनाएं पाई जा रही है, जिसको हम एसआर कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सामान्य सेल में न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाए जाएंगे, मायोग्लोबिन इनमें पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मायोफाइबर, ये मायोफाइबर है। इस मायोफाइबर में हमें इसको ही पढ़ना है, जिसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये मायोफाइबर है, ये मेम्ब्रेन से जो जोड़ने का काम कर रही है, डिस्ट्रोफिन कर रही है। इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है डिस्ट्रोफिन, जो कि इस फिलामेंट को मेम्ब्रेन से जोड़ने का कार्य कर रही है। समझते हैं मायोफाइब्रिल के बारे में। मसल फाइबर मसल सेल है 1000 मायोफाइब्रिल, लगभग हज़ारों की संख्या में मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं एक मसल्स फाइबर में, यानी एक मसल्स की कोशिका में हज़ारों की संख्या में मायोफाइब्रस पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या हैं? मायो का मतलब हो गया मसल्स और फाइब्रिला का मतलब हो गया लिटिल फाइबर, छोटे फाइबर हो गए। द कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल ऑफ स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स में जो वास्तव में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोफाइब्रिल्स में ही होता है। मायोफाइब्रिल अपीयर स्ट्रेटेड, और मायोफाइब्रिल जब आप इसको देखेंगे तो ये रेखित रूप में आपको दिखाई देते हैं, स्ट्रेटेड आपको दिखाई देते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर अबाउट 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अगर इसका हम डायामीटर देखें तो लगभग 2 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर होता है, व्यास होता है। एंड एक्सटेंडेड द एंटायर लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर, और ये पूरे मसल्स फाइबर में की लेंथ में फैले हुए रहते हैं, यानी ये पूरी मसल्स में फैले हुए पाए जाते हैं। विदिन मायोफाइब्रिल्स आर स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। मायोफाइब्रिल में जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं उनको हम फिलामेंट्स कहते हैं। और ये फिलामेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट, और सेकंड फिलामेंट को हम कहते हैं थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट होता है उसको वो एक्टिन फिलामेंट से, यानी एक एक्टिन प्रोटीन है उससे मिलकर बना हुआ होता है। थिन फिलामेंट का जो डायामीटर होता है 8 नैनोमीटर होता है, और इसकी लंबाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है, 1 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ऐसे ही थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें 16 नैनोमीटर इसका जो डायामीटर होता है, व्यास जो होता है 16 नैनोमीटर होता है, और इसकी लंबाई लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर तक लंबाई इसकी होती है। एवरी मायोफाइब्रिल कंटेन 1500 मायोसिन फाइबर एंड 3000 एक्टिन फाइबर्स। अब हम एक मायोफाइब्रिल की बात करें तो उसमें लगभग 1500 मायोसिन फाइबर पाए जाते हैं और 3000 एक्टिन फाइबर पाए जाते हैं, यानी थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट की संरचना बनाएंगे। 1 सार्कोमियर लेंथ इज़ 2 to 6 माइक्रोन। लगभग एक सार्कोमियर, देखेंगे सार्कोमियर क्या होते हैं, लगभग 2 से 6 माइक्रोन तक होती है। और सार्कोमियर क्या है वास्तव में? सार्कोमियर इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर ही है, यह आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ डायग्राम में इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सार्कोमियर कह रहे हैं। इस सार्कोमियर का जो निर्माण होता है थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के द्वारा होता है। अब सार्कोमियर क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं कि सार्कोमियर क्या है। सार्कोमियर जिसको हम जो हमारी मांसपेशियां हैं उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं, ये वास्तव में 2 जेड लाइनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसको मिलाकर हमने सार्कोमियर नाम देते हैं। यानी ये सार्कोमियर है, ये जेड डिस्क है और ये जेड डिस्क है। वास्तव में ये प्रोटीन्स हैं जिसमें ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें
ये मायोफाइब्रिल है पूरा, जिसमें सार्कोमियर छोटी छोटी कई सार्कोमियर से मायोफाइब्रिल का निर्माण होता है। और सार्कोमियर का जो निर्माण होता है वो भी थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के से होता है। थिक फिलामेंट के बीच में, थिक फिलामेंट के आप जब ध्यान रखेंगे तो एम लाइन पाई जा रही है। अब इसको और आगे हम जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या पाया जा रहा है। ये 2 जेड डिस्क हैं। इन 2 जेड डिस्क के बीच में पाया जा रहा है मसल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको सार्कोमियर कह रहे हैं, जिसमें थिक फिलामेंट पाए जा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं, जो कि मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी जो संरचना है उसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं, जो कि एक्टिन, मोस्टली इसमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है और ये जेड डिस्क तक जाती है। इसके अलावा इसमें और भी प्रोटीन पाई जाती है, जिसको भी हम समझेंगे। अब इस वाली जो स्ट्रक्चर है, जो सार्कोमियर है, उसमें कुछ भाग होते हैं, कुछ बैंड हमें दिखाई देते हैं। इन बैंड को भी हम समझते हैं। पहला बैंड है जिसको हम एच जोन कहते हैं। ये जोन वो जोन है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको मायोसिन फिलामेंट यानी थिक फिलामेंट ही दिखाई देगा। एच जोन वो है जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट ही पाया जाएगा। लेकिन ए बैंड कौन सा रीजन है जिसमें थिक फिलामेंट तो पाया ही जाएगा, साथ ही साथ थिन फिलामेंट का भी ये भाग आपको दिखाई देगा। इस तरफ से भी ये थिन फिलामेंट का ये भाग दिखाई देगा। तो ये जोन, ये बैंड कहलाता है ए बैंड। इसके बाद में जब हम एक्टिन, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट को ही लें, एक्टिन फिलामेंट को ही लें या थिन फिलामेंट को ही लें या एक्टिन प्रोटीन को ही लें, तो उसके द्वारा आई बैंड का निर्माण होता है। इसमें जो थिक फिलामेंट है उसको जेड डिस्क से जोड़ने का काम टिटिन फिलामेंट करता है, या टिटिन एक प्रोटीन पाई जाती है उसके द्वारा किया जाता है। इन बैंड्स के अलावा सार्कोमियर की जो थिक फिलामेंट है उसके मिडिल भाग में एक एम लाइन पाई जाती है। इन सबको हम समझते हैं कि ये क्या क्या पार्ट होते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एनिसोट्रोपिक बैंड, आई का मतलब हो गया आइसोट्रोपिक बैंड, एच का मतलब हो गया हेंसन जोन, एम का मतलब हो गया मिडिल लाइन या मायोसिन लाइन, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद में जेड डिस्क, जिसको हम कहते हैं विश चेन स्कैब, ये जेड डिस्क है। अब हम इसमें क्या क्या है इसको हम वापस देख लेते हैं। ए बैंड यानी एनिसोट्रोपिक, जिसको हम डार्क, देखो ए बैंड देखो पहले तो, ये है ए बैंड यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको ए बैंड है। जब इसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको ये भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग आपको डार्क दिखाई देगा, और इधर वाला जो भाग होता है और इस तरफ जो भाग होता है ये हल्का दिखाई देता है। तो ए बैंड कौन सा रीजन होता है? द डार्क, ये डार्क रीजन होता है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ सार्कोमियर, और सार्कोमियर का बीच का भाग होता है, दैट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, जो कि थिक फिलामेंट की पूरी लंबाई में होता है। लंबाई में हो गया क्योंकि ये यहाँ तक जा रहा है। दूसरा जो बैंड होता है उसको हम कहते हैं आई बैंड, आइसोट्रोपिक। ये लाइटर बैंड होता है, ये हल्का बैंड होता है। इस तरफ से आप देखेंगे ये जो आई बैंड है, ये आई बैंड है, जेड डिस्क इनके बीच में आता है। और आई जो बैंड होता है, चूँकि ये थिन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये
हल्का दिखाई देता है। इट कंटेन्स थिन फिलामेंट। नेक्स्ट जो भाग होता है उसको एच जोन कहते हैं। ये रहा एच जोन, यानी एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाता है। कंटेन्स थिक फिलामेंट बट नो थिन फिलामेंट, उसमें थिन फिलामेंट नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो ए बैंड में पूरा थिक फिलामेंट तो पाया ही जा रहा है, साथ ही साथ थिन फिलामेंट भी पाया जाता है। एम लाइन, जिसको मायोसिन लाइन कह रहे हैं, ए रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन, एच जोन के बिल्कुल सेंटर में एम लाइन पाई जा रही है। दैट कंटेन प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन है, दैट होल्ड द थिक फिलामेंट टुगेदर एट द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, जो कि जो थिक फिलामेंट है यानी मायोसिन जो प्रोटीन है उसको होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखने का काम करता है। नेक्स्ट है जेड डिस्क, जिसको हम स्क्वेब कह रहे हैं, विश्चन स्क्वेब जो कह रहे हैं, या इसको क्राउजे मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्राउजे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये नैरो भाग होती है प्रोटीन, हालांकि ये प्रोटीन ही है। प्लेट शेप रीजन होता है। डेंस मटेरियल दैट सेपरेट वन सार्कोमियर फ्रॉम द नेक्स्ट, यानी दो जेड डिस्क एक सार्कोमियर का निर्माण करती है। और दिस प्रेजेंट इन बिटवीन आई बैंड, आई बैंड के बीच में जेड डिस्क पाई जाती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर। वास्तव में मसल्स फाइबर किसका बना हुआ होता है? जिसमें सॉलिड पदार्थ है 25% अप्रॉक्स, और इसमें वाटर कंटेंट होता है लगभग 75%। इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है। अब हम समझते हैं मसल्स प्रोटीन के बारे में, यानी मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मायोफाइब्रिल आर बिल्ड फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन। मायोफाइब्रिल वास्तव में 3 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है, जिसमें पहली प्रोटीन का नाम है जिसमें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सेकंड है रेगुलेटरी प्रोटीन, एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जनरेट फोर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यह बल उत्पन्न करती है जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें शामिल है एक्टिन और मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो गई, मायोसिन और एक्टिन 2 प्रोटीन हो गई, इनको हम देखेंगे, जानेंगे इनको अभी। रेगुलेटरी प्रोटीन वर्क एज स्विच, ये एक स्विच की तरह काम करती है। रेगुलेटरी प्रोटीन यानी बटन की तरह काम करती है। दैट रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑन एंड ऑफ, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को चालू करना है या बंद करना है, इसका रेगुलेशन करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या कर रही है? कीप द थिक एंड थिन फिलामेंट इन द प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी एक थिक और थिन फिलामेंट को अपनी जगह पर बनाए रखने का काम स्ट्रक्चरल प्रोटीन का होता है। गिव द मायोफाइब्रिल इलास्टिसिटी, मायोफाइब्रिल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। एक्सटेंसिबिलिटी, उसमें खिंचाव के लिए। लिंक द मायोफाइब्रिल टू सार्कोलीमा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, इसके अलावा यह जो मेम्ब्रेन होती है उससे जोड़ने का काम कर रही है, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर के वातावरण के साथ में भी जोड़ने का कार्य कर रही है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में मायोसिन देखते हैं। मायोसिन फॉर्म थिक फिलामेंट, यह थिक फिलामेंट का निर्माण करती है। हाईएस्ट क्वांटिटी इन मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल में सबसे अधिक क्वांटिटी, अधिक मात्रा में पाई जाती है। अबाउट 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन फॉर्म ए सिंगल थिक फिलामेंट, सिर्फ एक सिंगल थिक फिलामेंट का जो निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखिए, इसमें ये मायोसिन के स्ट्रक्चर हैं। ये मायोसिन की जो नंबर होते हैं लगभग 300 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके एक सिंगल थिक फिलामेंट का निर्माण होता है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज शेप लाइक 2 गोल्फ क्लब्स ट्विस्टेड टुगेदर, और मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जब 2 गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको 2 गोल्फ की स्टिक को जब आपस में मिला दें तो उस तरह की ये संरचना होती है। यानी ये डायग्राम में देखिए, ये इसमें जो भाग पाए जाते हैं, एक होता है भाग, इसका टेल भाग होता है जिसको हम मायोसिन टेल कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं हेड पार्ट, जिसको मायोसिन हेड कहते हैं। और ये
दोनों जो चेन होती है यानी दो भाग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा जो हेड भाग में इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, यानी ये एक्टिन प्रोटीन के साथ में जुड़ने के लिए जगह पाई जाती है। एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी के जुड़ने के लिए भी इसमें जगह पाई जाती है। ए मायोसिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट, एक मायोसिन मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है, मायोसिन टेल पाई जाती है जो कि रोड लाइक होती है, और 2 मायोसिन हेड, और 2 मायोसिन हेड पाए जाते हैं। हैव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यह एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए इसमें जगह पाई जाती है। ये मायोसिन की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं एक्टिन की स्ट्रक्चर के बारे में। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट, यह थिन फिलामेंट का मुख्य भाग होता है। ऑन ईच एक्टिन मॉलिक्यूल इज़ ए मायोसिन बाइंडिंग साइट, इस एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ में भी मायोसिन के साथ में बाइंड करने की जगह पाई जाती है, तभी एक्टिन और मायोसिन आप एक दूसरे से बाइंड करते हैं। वेयर ए मायोसिन हेड ऑफ ए थिक फिलामेंट बाइंड ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसके साथ में यह मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन के साथ में जुड़ सकती है। इस डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं कि जो आपको गोलाकार जो संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, इस तरह की ये गोलाकार जो संरचनाएं हैं, ये वास्तव में एक्टिन प्रोटीन है, और यहाँ जो एक्टिन प्रोटीन है वो फिलामेंटस, यानी ये फिलामेंट का निर्माण कर चुकी है। ये फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन है, जिसका जो निर्माण होता है वो जी प्रोटीन से होता है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन के आपस में जुड़ने से होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरह की होती है, जब छोटी छोटी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती है तो फिलामेंट एक्टिन का निर्माण करती है। इसके साथ में जुड़ी हुई संरचनाएं और पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, जो कि दूसरे प्रकार की है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होती है। तो ये कौन सी प्रोटीन होती है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। तो अब समझते हैं सेकंड टाइप्स का प्रोटीन, जिनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स दैट हेल्प स्विच द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑन और ऑफ, यह मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को चालू करने के लिए स्विच की तरह काम करती है। जैसे घर में पंखा चालू करने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, वैसे ही अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो रेगुलेटरी प्रोटीन इसके द्वारा इसका काम करेंगे। इसमें है, सबसे पहले है ट्रोपोमाइसिन, कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट का निर्माण कर रही है, यानी ये थिन फिलामेंट जहाँ पर हमें दिखाई देता है वहीं पर पाई जा रही है। व्हेन ए स्केलेटन मसल्स फाइबर इज़ रिलैक्स, जब एक स्केलेटन मसल फाइबर जब रिलैक्स होता है, ट्रोपोमायोसिन कवर द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल्स, तो यह आप देखेंगे डायग्राम में, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये जो एक्टिन है उसके जो मायोसिन के साथ में बाइंड कर सकता है जो जगह, उसको कवर करके रखता है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही होती है। यानी ये मायोसिन का और एक्टिन का आपस में जोड़ने की जो बाइंडिंग होने की जगह थी उसको ब्लॉक करके रखने का कार्य कर रहा है। दूसरी जो प्रोटीन है उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। यह जो ट्रोपोनिन रेगुलेटरी प्रोटीन है, दैट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट, ये भी थिन क्योंकि इसी संरचना में ये पाई जा रही है, और इसके पास में 3 साइट पाई जा रही है। ये ट्रोपोनिन है, और इस ट्रोपोनिन में 1, 2 और 3 ये जगह पाई जा रही है, जिसमें फर्स्ट पे है ट्रोपोनिन में कैल्शियम बाइंडिंग साइट ट्रोपोनिन पाई जा रही है, दूसरी है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, एंड थर्ड है इनिबिटरी बाइंडिंग ट्रोपोनिन। एक इनिबिशन का काम कर रही है, एक कैल्शियम बाइंड करवाने के लिए काम कर रही है, और एक ट्रोपोमायोसिन के लिए के साथ में बाइंड कराने के लिए काम में आ रही है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होती है, जो कि एक है टिटिन प्रोटीन, अल्फा एक्टिनिन है, मायोमेसिन, नेबुलिन, टेस्मिन एंड डिस्ट्रोफिन।
सबसे पहले है टिटिन प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल बना रही है। कनेक्ट ए जेड डिस्क टू एम लाइन, यह जेड डिस्क को एम लाइन से कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये टिटिन फिलामेंट जो है ये जेड है, यहाँ से इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये एम लाइन तक आ रही है, और इधर भी देखेंगे तो इस तरह से ये यहाँ तक आ रही है। ये क्या करती है, स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट की पोजीशन को स्टेबलाइज करती है, उनको एक ही जगह पे बांधे रखती है। नेक्स्ट है अल्फा एक्टिनिन, ये क्या करती है, अटैच टू एक्टिन मॉलिक्यूल्स ऑफ थिन फिलामेंट एंड टू टिटिन मॉलिक्यूल्स, ये टिटिन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करवाने का काम और जो थिन फिलामेंट होता है उसको भी जोड़ने का भी काम कर रहा है। इन सब के अलावा मायोमेसिन, नेबुलिन, डेस्मिन और डिस्ट्रोफिन, ये सब प्रोटीन और भी पाई जाती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन तो मायोफाइब्रिल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम कर रही है, यानी जो मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा है उससे जोड़ने का कार्य कर रही है। ये बात हुई स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में। ये सभी मसल्स की जो प्रोटीन है ये महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है और मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके जो भी मॉडल्स हैं उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।